जो टॉपिक है दिस इज अबाउट द ज्योमेट्रिक प्रोसेसेस। Geometric processes. Geomorphology is basically the word geometric के बारे में डिफाइन करते हैं। Basically this is derived from the word geomorphology, and geomorphology is basically the branch of physical geography which deals with the landforms which are created on the interior of Earth, which are created on the exterior of Earth। कि हमारे पास जमीन के ऊपर जितनी भी जमीन की जो साख्त है, उसके जो लैंडफॉर्म्स हैं, उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं, उनकी जो स्टडी को हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जबकि जो जमीन के अंदरूनी साख्त की जो स्टडी है, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ की जो स्टडी है, उसको हम कहते हैं जियोलॉजी। तो यहाँ पर हम बहुत सारे मैकेनिज्म और प्रोसेसेस की बात करेंगे जिन प्रोसेसेस की वजह से हमारा इंटीरियर जो एक्सटीरियर ऑफ अर्थ जो है वो ऊपर से वजूद में आता है। ये बेसिकली दो टाइप इसके अंदर होता है। एक हमारे पास इंटीरियर प्रोसेसेस होते हैं और एक हमारे पास एक्सटीरियर प्रोसेसेस होते हैं। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। इंटीरियर बेसिकली डील्स विद द इंटरनल स्ट्रक्चर, जमीन के अंदर। इसके एग्जांपल हमारे पास मैग्मा है, इसके एग्जांपल हमारे पास वोल्केनिक प्रोसेस है, वोल्केनिक प्रोसेस या प्लेट टेक्टोनिक। एक्सटीरियर के अंदर हमारे पास बाकी सब चीजें आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो एक्सटीरियर लैंडफॉर्म जैसा कि रिवर्स के लैंडफॉर्म्स हैं, विंड्स के हैं, ग्लेशिएशन मैकेनिज्म है, वेव्स हैं, इन विंड को फ्लूइड्स भी कहते हैं, रिवर्स को फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अदर जो डेरिवेशन मैकेनिज्म्स हैं। डेरिवेशन का क्या फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं, वेदरिंग है, इरोजन है और मैस डिस्टिंग है। लेकिन अभी जो हमारा हिसाब होगा वी विल डिस्कस द वेदरिंग, ठीक। तो ये हमारे पास बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोसेसेस का बताना इसलिए जरूरी था कि ये बेसिकली डायरेक्ट जवाब मैं सामने आपसे पूछ भी देता है कि आप ज्योमेट्रिक प्रोसेस के बारे में कंप्रिहेंशन ढूंढ लिखें, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें आगे हम जाकर पढ़ेंगे, लेकिन ये सारा ज्योमेट्रिक प्रोसेस के अंदर ही आता है कि जिसकी वजह से हमारे पास एक्सटीरियर जो एनवायरनमेंट अर्थ का है, जो अर्थ के जो अपर सरफेस है, तो लिथोस्फीयर यहाँ पर बनाते हैं, और उसकी फॉर्मेशन या डिफॉर्मेशन जो है उसके अंदर जो फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं, उनका हम ज्योमेट्रिक मैकेनिज्म रोल प्ले करते हैं और उनका हम ज्योमेट्रिक प्रोसेस कहते हैं। सो अभी हमारा जो मेन फोकस है वो इस डेरिवेशन मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे। डेरिवेशन मैकेनिज्म इज बेसिकली द मैकेनिज्म व्हिच इन्वॉल्व्स विद द डिसइंटीग्रेशन और द डिफॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग जो हमारा स्ट्रक्चर है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर उससे, और उसमें डेरिवेशन में बेस्ट है डेरिवेशन की डेफिनेशन ये है, डिसइंटीग्रेशन है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की जो कि आउटर सरफेस ऑफ अर्थ पे है। अब डेरिवेशन में जो सबसे जो पहला फैक्टर है हमारे पास वेदरिंग है। Now we will start the mechanism of weathering, the factors that are responsible for the weathering, what are the major mechanisms of weathering, what are the major types of weathering, and then we will discuss about the significance of the weathering. So we start with the definition of weathering. What is the definition of weathering? Weathering, this is the geometric process which deals with the physical deformation or chemical or change of chemical composition of the existing rocks either due to weather changes
ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, so this is the definition of the weathering. So this is the definition of weathering. This is the geometric process which deals with the physical deformation or the change in the chemical composition of the existing rocks either due to the weather changes or the activities of the living organisms. So this is the basically the definition of weathering. ठीक है, अब हम चलते हैं weathering के बेसिकली इसकी फैक्टर्स कौन से हैं which control the mechanism of weathering. So the पहला फैक्टर हमारे पास जो है वो है क्लाइमेट। फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स which control weathering. The first factor come our climate. क्लाइमेट के अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका टेम्परेचर वेरिएशंस, उसके अलावा हमारे पास रेनफॉल, उसके बाद हमारे पास जो ह्यूमिडिटी। देन कम्स क्लाइमेट के बाद रॉक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम, उसके बाद रॉक टाइप की बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास एज ऑफ रॉक की बात करेंगे, उसके बाद हम टोपोग्राफी की बात करेंगे, टोपोग्राफी या स्लोप, उसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर टाइम की। सो दीज आर द बेसिक फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल द मैकेनिज्म्स ऑफ वेदरिंग। द फर्स्ट कम्स द क्लाइमेट। क्लाइमेट मींस टेंपरेचर वेरिएशन चेंज होगी जब आपकी तो आपके जो रॉक का जो फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो बारिश होगी तो बारिश का पानी आपकी रॉक्स के साथ रिएक्ट करेगा और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। रॉक स्ट्रक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास रॉक पे जॉइंट्स हैं, अगर रॉक के अंदर क्रैक्स हैं तो दैट रॉक विल बी इजी फॉर वेदरिंग। अगर रॉक कॉम्पैक्ट है, वहां पर जॉइंट्स नहीं है, वहां पर मतलब वो उसके अंदर वो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, क्रैक्स नहीं है, तो दैट रॉक विल बी रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। उसके बाद हम रॉक टाइप की बात करेंगे। रॉक टाइप मींस कि अगर रॉक इग्नियस होगी तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर वेदरिंग, एंड अगर रॉक हमारे पास सेडिमेंट्री होगी या मेटामॉर्फिक होगी तो दैट टाइप ऑफ रॉक विल बी इजी फॉर वेदरिंग। उसके बाद हम एज ऑफ रॉक की बात करेंगे। अगर हमारे पास यंग रॉक्स होगी देन दे विल रेजिस्टेंट टू द वेदरिंग, और अगर हमारे पास वो ओल्ड रॉक्स है तो देन दोस रॉक्स विल बी इजी टू वेदरिंग। उसके बाद हम स्लोप या टोपोग्राफी की बात करेंगे। इसके अंदर हम ये देखते हैं कि अगर कोई रॉक हमारे पास माउंटेन की स्लोप पे पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कोई स्लोप है, यहाँ पर कोई रॉक पड़ी हुई है, दिस रॉक एक यहाँ पर पड़ी है और ये कोई प्लेन एरिया है और एक रॉक यहाँ पे पड़ी है, तो दिस रॉक जो है ना दिस इज वल्नरेबल फॉर वेदरिंग, क्योंकि यहाँ से हल्का सा क्रैक आएगा, हल्का सा यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है स्लो की वो डिस्टर्ब होगी, ये पूरी की पूरी रॉक नीचे गिर जाएगी और रॉक जो है वेदरिंग आसानी से हो जाएगी। लेकिन हमारे पास एक रॉक जो प्लेन एरिया में पड़ी हुई है दैट रॉक विल बी डिफिकल्ट फॉर वेदरिंग। उसके बाद हम देखते हैं टाइम को। अगर किसी एक रॉक के ऊपर कोई एक हमारे पास जो मैकेनिज्म एक लंबे अर्से तक एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक कोई एक्टिव होता है तो वो हमारे पास इरोड हो जाएगी। जब हमारे पास अगर टाइम कम होगा देन दैट रॉक विल बी रेजिस्टेंट। ओके, सो दीज आर बेसिकली द बेसिक फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर वेदरिंग। उसके बाद हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म या टाइप्स की। मैकेनिज्म्स या टाइप्स या कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन सब एक ही नाम है। इसके बारे में हम देखें तो हम इसको तीन तरह तकसीम करते हैं। फर्स्ट कम है फिजिकल वेदरिंग, देन कम्स द केमिकल वेदरिंग, देन कम्स बायोलॉजिकल वेदरिंग। फर्स्ट वी विल फोकस अपॉन द फिजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास रॉक्स का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, रॉक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अब रॉक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है? रॉक का कलर, रॉक का स्ट्रक्चर, रॉक का साइज, रॉक का टेक्सचर। अगर किसी भी प्रोसेस की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, रेनफॉल की वजह से, ठीक है ना, आपके पास वेदर रॉक के स्ट्रक्चर की, रॉक के मतलब ना वो स्लोप की वजह से, किसी भी वजह से अगर रॉक के अंदर ये चीजें चेंज हो जाए, उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसका साइज चेंज हो जाए या उसका टेक्सचर चेंज हो जाए, ठीक है ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फिजिकल वेदरिंग।
ठीक है, अब हम फिजिकल वेदरिंग के जो मैकेनिज्म है अब उनकी बात करते हैं। अच्छा, फिजिकल वेदरिंग के अंदर रॉक की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होती, लेकिन रॉक की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी अपीयरेंस, उसका कलर, उसका टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर, उसका साइज वो चेंज हो जाता है। अब हमारे पास मैकेनिज्म कौन से हैं जो फिजिकल वेदरिंग को जस्टिफाई करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल वेदरिंग। फर्स्ट हमारे पास जो मैकेनिज्म है, ठीक है, जो रॉक फिजिकल वेदरिंग के अंदर बेसिकली फिजिकल वेदरिंग इज अ टाइप ऑफ वेदरिंग इन व्हिच वी डिस्कस अबाउट द अल्टरेशन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रॉक्स। ठीक है, इसमें जो पहला हमारे पास है वो फ्रॉस्ट बजेग है। फ्रॉस्ट बजेग के अंदर क्या होता है? फ्रॉस्ट बजेग के अंदर ये है कि हमारे पास जो रॉक पड़ी हुई है, इस रॉक के अंदर जो क्रैक है यहाँ पे, ऊपर से हमारे पास बारिश के जो पानी के कतरे थे, यहाँ से कोई रिवर या कोई स्ट्रीम फ्लो कर रही थी, वो जो पानी के कतरे जो थे वो नीचे हमारे पास रॉक के अंदर पर्कुलेट कर गए। पर्कुलेट करने के बाद यहाँ पर ये रॉक है, ये अपर सरफेस है इसका, ये डाउनवर्ड साइड है। यहाँ पर हमारे पास वो क्रैक था कोई, या कोई पोर था जहां से ये बारिश का पानी था, या कोई दरिया गुजर रहा था, दरिया की वजह से या स्ट्रीम की वजह से पानी जो है जो नीचे की तरफ पर्कुलेट कर जाता है, और पानी के नीचे पर्कुलेशन की वजह से पानी से क्रैक के अंदर एंटर जाता है, बाहर का टेंपरेचर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल बाहर आ जाती है हमारे पास अब सर्दी आ गई है, हमारा जो टेंपरेचर है वो फॉल कर गया है, तो टेंपरेचर के फॉल करने की वजह से ये हमारे पास इसके अंदर जो मौजूद पानी था ये बर्फ बन जाता है, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और आइस में कन्वर्ट होने की वजह से हमें पता है कि जो फ्रोजन वाटर है उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। सो दिस फ्रोजन वाटर जो है ये इस रॉक के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, और उस प्रेशर के एक्सर्ट करने की वजह से ये जो रॉक है ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है। तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं फ्रॉस्ट बजेग। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास मैकेनिज्म है सॉल्ट बजेग का। सेकंड मैकेनिज्म हमारा आता है सॉल्ट बजेग। सॉल्ट बजेग इससे मिलता जुलता है एक प्रोसेस है। इसके अंदर ये होता है कि ऐसे हमारे पास कोई सरफेस ऑफ रॉक पड़ी होती है, कोई हमारे पास ये रॉक ये सरफेस है, ये नीचे रॉक्स है, यहां से ऊपर से हमारे पास कोई पानी के कतरे बारिश की सूरत में, रिवर की सूरत में वो यहां से नीचे पर्कुलेट कर जाते हैं। पर्कुलेट करने के बाद अब ये जो वाटर है वो जरूरी है इसके अंदर साल्ट सॉल्युबल फॉर्म में हो, मतलब एक जो दरिया जा रहा है किसी वो सोडियम क्लोराइड के सरफेस से गुजरा, कैल्शियम क्लोराइड के सरफेस से गुजरा, पोटेशियम क्लोराइड वाले सरफेस से गुजरा, तो उसने अपने अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व कर लिया। अब ये सॉल्ट इस पानी के अंदर डिसॉल्व है, और जब ये वाटर इस क्रैक से नीचे की तरफ पर्कुलेट करेगा, पर्कुलेट करने के बाद यहां पर एंटर हो जाएगा तो सॉल्ट के अंदर चले जाएंगे। बाहर का टेंपरेचर इंक्रीज कर जाता है, फ्रॉस्ट बजेग में बाहर का टेंपरेचर जो एनवायरमेंटल टेंपरेचर है वो डिक्रीज किया था, जिसकी वजह से वो पानी जो था वो बर्फ बन गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि बाहर का टेंपरेचर राइज करता है, और बाहर के टेंपरेचर के राइज करने की वजह से क्या होता है कि अब जो प्योर वाटर है वो यहाँ से इवेपोरेट कर जाता है, जबकि सॉल्ट जो है वो यहीं पड़ जाते हैं, और सॉल्ट अपने क्रिस्टल बनाते हैं, और इस सॉल्ट की क्रिस्टलाइजेशन की वजह से रॉक जो है ये टूट जाती है बिकॉज ऑफ सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। तो इस मैकेनिज्म कहते हैं सॉल्ट बजेग। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड मैकेनिज्म है वो ऑक्सफोलिएशन का है। ऑक्सफोलिएशन को हम दूसरा नाम देते हैं ओनियन वेदरिंग का। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास ये भी एक रॉक पड़ी होती है, यहां से बाहर का टेंपरेचर जो है वो इंक्रीज होता है, टेंपरेचर के इंक्रीज होने की वजह से हमें पता है कि रॉक्स लेयर की फॉर्म में है। अब रॉक्स लेयर की फॉर्म में है तो इसका ये बाहर वाला जो एरिया जो है ये कुछ अर्से के बाद रफ बन जाता है, और रफ सरफेस होने के बाद ये रिमूव हो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद इसके जो नीचे एक शाइनिंग सरफेस निकलती है, ये शाइनिंग सरफेस है पीछे वाली। फिर कुछ टाइम गुजरता है तो फिर जो मुख्तलिफ माहौलियाती जो तब्दीलियां हैं उनकी वजह से हमारे पास जो शाइनिंग सरफेस थी ये दोबारा फिर हमारे पास रफ बन जाती है, और फिर ये रिमूव हो जाती है,
और फिर इसके नीचे एक और शाइनिंग सरफेस निकलती है। फिर कुछ टाइम के बाद ये हो जाती है, फिर इसके नीचे एक और शाइनिंग सरफेस निकलती है। जस्ट लाइक हम देखते हैं जैसे कि हमारे पास ओनियन है, ओनियन के लेयर्स को हम उतारते जाते हैं, तो नीचे से एक हमारे पास एक शाइनिंग लेयर निकलती है, देन एक उसके बाद शाइनिंग निकलती है, देन एक शाइनिंग निकलती है। सो एक टाइप ऑफ बैटरिंग को हम कहते हैं एक्सफोलिएशन या ओनियन टाइप ऑफ बैटरिंग। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इटरेशन। इटरेशन एक ऐसी टाइप ऑफ बैटरिंग है जिसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ जो जैसे रिवर है वो फ्लो करता हुआ जा रहा है, या हमारे पास विंड फ्लो करती जा रही है, तो उसमें मौजूद हमारे पास जो रॉक के जो पार्टिकल्स जो आपके पास या जो उसके मतलब जो उसके पार्टिकल्स है रॉक के, वो आपस में टकराते हैं। यहाँ से आवाज आ रही थी, वो इधर से आवाज आ रही थी, ये दोनों आपस में कोलाइड कर गए। या पानी जा रहा था इधर से, उधर से पानी आ रहा था, ये दोनों सस्पेंडेड होकर जा रहे थे, ये दोनों आपस में कोलाइड करने के बाद ये डिसइंटीग्रेटेड है, डिसइंटीग्रेशन अकर्ड। ये हमारे पास पार्टिकल 1 है, ये हमारे पास पार्टिकल 2 है। जब ये पार्टिकल्स 1 और पार्टिकल 2 आपस में टकराएंगे, तो टकराने के बाद ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इटरेशन। उसके बाद आता है हमारे पास अब्रेशन। अच्छा, अब्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोई रिवर या विंड वो जा रही है, उसके अंदर स्मॉलर पार्टिकल्स है, और वो स्मॉलर पार्टिकल्स आगे जाके किसी रॉक के सरफेस के साथ जाके स्क्रैच करते हैं, और स्क्रैच करने के बाद उसके ऊपर हल्के हल्के से क्रैक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं अब्रेशन। इटरेशन में पार्टिकल आपस में टकराएंगे, अब्रेशन के अंदर वो पार्टिकल किसी एक नई रॉक के सरफेस के साथ जाकर टकराएंगे, तो इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं अब्रेशन। उस बाद हमारे पास आता है टेंपरेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी, तो नेक्स्ट मैकेनिज्म हमारे पास। अब टेंपरेचर फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास हमें पता है कि जब टेंपरेचर बढ़ता है तो वहां पर रॉक्स एक्सपैंड करती हैं, जब टेंपरेचर कम होता है तो उनकी कंट्रैक्शन होती है। तो इस कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से उस रॉक के ऊपर झिल्लियां बन जाती हैं, क्रैक्स बन जाते हैं, और उन क्रैक्स की वजह से भी हमारे पास रॉक का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द टाइप ऑफ द फिजिकल बैटरिंग। सो ये हमारे पास सारा फिजिकल बैटरिंग थी, जिसके अंदर सॉल्ट बनने की बात की, फ्रॉस्ट बनने की बात की, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन की बात की, ऑक्सीडेशन की बात की, अब्रेशन की बात की, इटरेशन की बात की, टेंपरेचर फ्लक्चुएशन की बात की। ठीक है ना। अब इस सारे टाइप्स ऑफ बैटरिंग के अंदर हमने उसकी सिर्फ रॉक्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर फोकस किया है कि किस तरीके के साथ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड टाइप ऑफ बैटरिंग, दैट इज द केमिकल बैटरिंग। केमिकल बैटरिंग। अब केमिकल बैटरिंग के अंदर रॉक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ चेंज। ठीक है। अब वहां पर फिजिकल बैटरिंग में क्या था कि उसकी रॉक की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी, और केमिकल के अंदर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है ना। अब केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास 4 मैकेनिज्म्स हैं। फर्स्ट कम ऑक्सीडेशन, ठीक है। सेकंड कम कार्बोनेशन, थर्ड कम हाइड्रेशन, फोर्थ कम हाइड्रोलिसिस। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि एक रॉक पड़ी है, फॉर एग्जांपल ये एटम पड़ा था, एटम हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये फैरिक ऑक्साइड बन गया। मैग्नीशियम पड़ा था, इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, कैल्शियम पड़ी थी, उस ऑक्सीजन के साथ ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। तो मींस के हमारे पास व्हेन द एक्जिस्टिंग रॉक बेसिकली क्या करती है, वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज है। फॉर एग्जांपल ये आयरन है, प्योर आयरन, इस आयरन में मौजूद जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्ट किया है तो ये आयरन का ऑक्साइड बन गया है, जो कि रस्टिंग ऑफ आयरन है। सो द रस्टिंग ऑफ आयरन इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ द केमिकल बैटरिंग। ओके, उसके बाद ऐसे हमारे पास जो मैग्नीशियम था, अब देखिए कि आयरन पड़ा था, उस ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो एक नई चीज बन गई है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज आयरन से इंटायरली डिफरेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की मैग्नीशियम से डिफरेंट है। उसके बाद हमारे पास कार्बोनेशन।
कार्बोनेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एग्जिस्टिंग जो रॉक्स हैं वो रिएक्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया। मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो ये मैग्नीशियम का कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोनेशन इज आल्सो द टाइप ऑफ द केमिकल बैलेंस। देन कम हाइड्रेशन। हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो रेन वाटर है वो जो रेन वाटर जो है वो रिएक्ट करता है एग्जिस्टिंग रॉक्स के साथ। और जब कैल्शियम के साथ वाटर रिएक्ट किया तो ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। ऐसे मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया पानी के साथ तो ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, उसके बाद हमारे हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस के अंदर जो वाटर है इट रिएक्ट्स एज अ एजेंट। ठीक है, ये एजेंट आयोनाइजेशन के तौर पे काम करता है, जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम कार्बोनेट पड़ा था, उसने वाटर से रिएक्ट किया मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास these are the basically mechanisms of the chemical reaction, the oxidation, the carbonation, hydrolysis and hydration. उसके बाद हमारे पास थर्ड जो और लास्ट टाइप ऑफ बैलेंसिंग है वो उसके बात करते हैं जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल बैलेंसिंग। This is biological balancing. This is the last type of balancing. बायोलॉजिकल बदलने के अंदर रॉक्स की डिसइंटीग्रेशन होती है बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स। और बायोलॉजिकल एजेंट्स एनिमल्स भी हो सकते हैं और वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। एनिमल्स के अंदर हमारे पास माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं या ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज फर्दर आप उनको माइन एक्सप्लोजन की एक्टिविटीज कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं या कटिंग ऑफ रॉक्स वगैरह जो भी है। उसके बाद प्लांट्स के अंदर जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो रॉक्स की सरफेस से नीचे पेनिट्रेट कर जाते हैं और रॉक्स की सरफेस के अंदर पेनिट्रेशन होने से क्या होता है कि वो रॉक जो है डिसइंटीग्रेट हो जाती है। सो दिस इज द बायोलॉजिकल बैलेंस, जिसके अंदर बायोलॉजिकल एजेंट्स जो है ये रिएक्ट करते हैं और हमारे पास रॉक्स डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। उसका हमने दो से रिसीव किया एनिमल में और प्लांट में। एनिमल के फर्दर हमने माइक्रोबियल एक्टिविटीज में, ह्यूमन एक्टिविटीज में और ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स में किया और प्लांट्स के अंदर हमने प्लांट्स रूट्स की बात की। ओके, सो दिस इज द बायोलॉजिकल बैलेंस। अब हमारे पास बैलेंस के सिग्निफिकेंस क्या है। बैलेंस के दो इफेक्ट्स होते हैं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है और इसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग रॉक्स है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और बदल जो है ये बेसिकली हमारे पास इरोजन की तरफ लेके जाती है। बेसिकली द बैलेंस इज द फुल रिएक्शन ऑफ इरोजन। ठीक है, और जब ऐसे पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि न्यू मिनरल्स हमारे पास आते हैं, न्यू न्यूट्रिएंट्स हमारे पास आते हैं, सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, और जो कि हमारे पास प्लांट ग्रोथ के अंदर और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के अंदर वो इफेक्टिव रोल प्ले करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंसिंग। सो द व्हाट शुड बी द स्कीम ऑफ द क्वेश्चन। द फर्स्ट वी विल डिस्कस the definition of weathering, then we will discuss the factors which control the weathering, then we will discuss the mechanisms of weathering, then the उसके examples साथ हम बताएंगे। उसके बाद हम इसके बताएंगे इसका impacts क्या है, positive impacts कौन से हैं, negative impacts कौन से हैं और उसके बाद हम अपने इस लेसन को conclude कर देंगे। So this was all about the weathering.